चलिए अब देखते हैं चैप्टर 6 भागवत वैष्णव एवं शैव धर्म। भागवत वैष्णविज्म एंड शैविज्म। वामन पुराण में शैव संप्रदायों की संख्या 5 बताई गई है। निम्न में से कौन सा संप्रदाय प्राचीन है? पाशुपत। वामन पुराण में शैव संप्रदायों की संख्या 5 बताई गई है। निम्न में से कौन सा संप्रदाय प्राचीन है? पाशुपत। सर्वप्रथम किस उपनिषद में देवकी पुत्र एवं अंगिरस के शिष्य के रूप में कृष्ण का उल्लेख मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में। सर्वप्रथम किस उपनिषद में देवकी पुत्र एवं अंगिरस के शिष्य के रूप में कृष्ण का उल्लेख मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण कहां से मिलता है? मत्स्य पुराण में। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण कहां से मिलता है? मत्स्य पुराण में। अवतारवाद का प्रथम उल्लेख निम्न में से कहां मिलता है? भागवत गीता में। अवतारवाद का प्रथम उल्लेख निम्न में से कहां मिलता है? भागवत गीता में। कृष्ण का प्रारंभिक नाम वासुदेव किस समय प्रचलन में आया? पाणिनि काल में। कृष्ण का प्रारंभिक नाम वासुदेव किस समय प्रचलन में आया? पाणिनि काल में। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण निम्न में से किससे संबंधित है? वृष्णिवंशी से। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण निम्न में से किससे संबंधित है? वृष्णिवंशी से। किस विदेशी दूत ने अपने को भागवत घोषित किया? हेलियोडोरस ने। किस विदेशी दूत ने अपने को भागवत घोषित किया? हेलियोडोरस ने। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? मत्तमयूर। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? मत्तमयूर। निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था? तिरुज्ञान नहीं था, पोइगई था, पूडम था और तिरुमंगई था। निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था? तिरुज्ञान नहीं था, पोइगई था, पूडम था और तिरुमंगई था। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है देव और उसकी शक्ति का, योग का। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है देव और उसकी शक्ति के, योग का। नयनार कौन थे? शैव धर्मानुयायी। नयनार कौन थे? शैव धर्मानुयायी। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण। प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है: कृत, फिर त्रेता, फिर द्वापर और कली। प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है: पहले कृत, फिर त्रेता, फिर द्वापर और फिर कली। वेशनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहां का निवासी था? तक्षशिला। वेशनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहां का निवासी था? तक्षशिला। भागवत धर्म तथा वासुदेव की पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है पाणिनि के अष्टाध्यायी में। भागवत धर्म तथा वासुदेव की पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है पाणिनि की अष्टाध्यायी में। यूनानी देवता हेराक्लीज को समीकृत किया जाता है वासुदेव कृष्ण से। यूनानी देवता हेराक्लीज को समीकृत किया जाता है वासुदेव कृष्ण से। चैप्टर 7 महाजनपद काल। महाजनपद पीरियड। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया या मिलता है? अंगुत्तर निकाय में। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया या मिलता है? अंगुत्तर निकाय में। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी अहिच्छत्र में। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी अहिच्छत्र में। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तिलच्छवी। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तिलच्छवी के द्वारा। मगध की राजधानी कौन सी थी? गिरिवर्ज या राजगृह। मगध की राजधानी कौन सी थी? गिरिवर्ज, राजगृह। चेदी वंश का राजा खारवेल किस क्षेत्र से संबंधित था? कलिंग। चेदी वंश का राजा खारवेल किस क्षेत्र से संबंधित था? कलिंग। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अजातशत्रु। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अजातशत्रु। मगध का कौन सा सम्राट जो अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? महापद्म नंद। मगध के कौन सा सम्राट है जो अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? महापद्म नंद।
शिशुनाग वंश का वह शासक जिसके शासन काल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। कालाशोक। शिशुनाग वंश का वह शासक जिसके शासन काल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। कालाशोक। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था अश्मक। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था अश्मक। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदाइन। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदाइन। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? डाइमेक्स। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? डाइमेक्स। उज्जैन का प्राचीनतम नाम था अवंती। उज्जैन का प्राचीनतम नाम था अवंती। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए मिलान करेंगे। सूची 1 जिसमें राजा का नाम दिया गया और सूची 2 में उनसे संबंधित राज्य का नाम दिया गया है। हम लोग इसका मिलान कर लेंगे। प्रगोत का संबंध अवंती से था। उदाइन का संबंध वत्स से था। प्रसेनजीत का संबंध कौशल से था और अजातशत्रु का संबंध मगध से था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में राजा का नाम और सूची 2 में उनसे संबंधित राज्य का नाम दिया गया है। हम लोग इसका मिलान कर लेंगे। प्रगोत का संबंध अवंती से था। उदाइन का संबंध वत्स से था। प्रसेनजीत का संबंध कौशल से था और अजातशत्रु का संबंध मगध से था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? गदानंद। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? गदानंद। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? लौह का। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? लौह का। निम्नलिखित नामों से प्राचीन भारत के चिकित्सकीय त्रय की पहचान कीजिए। चरक, सुश्रुत और वानभट्ट। निम्नलिखित नामों से प्राचीन भारत के चिकित्सकीय त्रय की पहचान कीजिए। चरक, सुश्रुत और वानभट्ट। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शुक्तिमती राजधानी थी चेदिकी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में शुक्तिमती राजधानी थी चेदिकी। मगध एक उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? बिंबिसार। मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? बिंबिसार। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? कौशाम्बी नहीं रहा, गिरिवर्ज रहा, राजगिरी रहा और पाटलिपुत्र रहा। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? कौशाम्बी नहीं रहा, गिरिवर्ज रहा, राजगृह रहा और पाटलिपुत्र रहा। निम्नलिखित मगध के राजवंशों को कालक्रमानुसार लिखिए। चलिए हम लोग इसको अरेंज कर लेंगे। पहले हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश और उसके बाद मौर्य वंश। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित मगध के राजवंशों को कालक्रमानुसार लिखिए। सबसे पहले हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश और फिर मौर्य वंश। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। महाभाष्य लिखा था पतंजलि ने। महाभाष्य लिखा था पतंजलि ने। अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? हर्यक वंश। अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? हर्यक वंश। मालवा क्षेत्र में मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? शिशुनाग के। मालवा क्षेत्र में मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? शिशुनाग के। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य वंश ने। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य वंश ने। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? बिंबिसार। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? बिंबिसार के। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? अंग। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? अंग। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए हम लोग पहले मिलान कर लेंगे। सूची 1 में महाजनपद और सूची 2 में उसकी राजधानी दी गई है। हम लोग इसका मिलान कर लेंगे। कुड़ी, कुरु संबंधित है इंद्रप्रस्थ से, पांचाल संबंधित है अहिष्छत्र से, कौशल संबंधित है श्रावस्ती से और वत्स संबंधित है कौशाम्बी से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में महाजनपद दिए गए हैं और सूची 2 में उनकी राजधानी दी गई है। चलिए इसका मिलान कर लेंगे। कुरु का संबंध है इंद्रप्रस्थ से, पांचाल का संबंध है अहिच्छत्र से, कौशल का संबंध है श्रावस्ती से और वत्स का संबंध है कौशाम्बी से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चैप्टर 8 मौर्य काल, मौर्य पीरियड। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। सेंड्रोकोटस की चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में पहचान किसने की थी? विलियम जोन्स ने। सेंड्रोकोटस की चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में पहचान किसने की थी? विलियम जोन्स ने। बिंदुसार ने अशोक को किस विद्रोह को समाप्त करने के लिए भेजा था? तक्षशिला। बिंदुसार ने अशोक को किस विद्रोह को समाप्त करने के लिए भेजा था? तक्षशिला। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात सिंहासन पर कौन बैठा था? बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात सिंहासन पर कौन बैठा था? बिंदुसार। प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? खरोष्टी। प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? खरोष्टी। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? मेगस्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? मेगस्थनीज। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लिखित है? मौष्की का लघु शिलालेख। किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लिखित है? मौष्की का लघु शिलालेख में। मौर्य मंत्री परिषद में कौन राजस्व एकत्रीकरण करने से संबंधित था? समाहर्ता। मौर्य मंत्री परिषद में कौन राजस्व एकत्रीकरण करने से संबंधित था? समाहर्ता। भाग एवं बलि थे राजस्व का स्रोत। भाग एवं बलि थे राजस्व का स्रोत। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनमें सम्मिलित हैं 2 और 13 शिलालेख। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनमें सम्मिलित है 2 और 13 शिलालेख। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? राजनीतिक जीवन से। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? राजनीतिक जीवन से। वह संत जिसने अशोक को बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित किया? उपगुप्त। वह संत जिसने अशोक को बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित किया? उपगुप्त। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए हम लोग मिलान कर लेंगे। सूची 1 में शासक का नाम दिया गया और सूची 2 में उनके उपनाम दिए गए हैं। इसको हम लोग मिलान कर लेंगे। चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस के नाम से जाना जाता था। बिंदुसार का उपनाम अमित्रघात था। अशोक का उपनाम प्रियदर्शी था और चाणक्य का उपनाम विष्णुगुप्त था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में शासक का नाम और सूची 2 में उनका उपनाम दिया गया है। चंद्रगुप्त का उपनाम सेंड्रोकोटस था। बिंदुसार का उपनाम अमित्रघात था। अशोक का उपनाम प्रियदर्शी था और चाणक्य का उपनाम विष्णुगुप्त था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? मिस्र। अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? मिस्र। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनैतिक संबंध थे कहाँ का शासक था? मिस्र का। टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनैतिक संबंध थे कहाँ का शासक था? मिस्र का। नामांकित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? शहबाजगढ़ी। नामांकित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? शहबाजगढ़ी। किसके शासनकाल में डायमेक्स भारत आया? बिंदुसार। किसके शासनकाल में डायमेक्स भारत आया? बिंदुसार। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण है देवनापिय की उपाधि। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण है देवनापिय की उपाधि। निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है? 12वां शिलालेख। निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है? 12वां शिलालेख। निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है? सातवाहन। निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है? सातवाहन। गुर्जरा लघु शिलालेख जिनमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के तदिया जिले में।
गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खदानन को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? शौहगौरा ताम्रपत्र। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खदानन को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? शौहगौरा ताम्रपत्र। वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है। अनुराधापुर। वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है। अनुराधापुर। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया? पत्थर की पट्टियों पर। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया? पत्थर की पट्टियों पर। निम्न में से किसने सेंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? जस्टिन ने। निम्न में से किसने सेंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? जस्टिन ने। अशोक के निम्नलिखित शिलालेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? द्वितीय मुख्य शिलालेख। अशोक के निम्नलिखित शिलालेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? द्वितीय मुख्य शिलालेख में। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया वह था चंद्रगुप्त मौर्य। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया वह था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्न को नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सुमेलित कीजिए। चलिए मिलान कर लेंगे सूची 1 का सूची 2 से। धर्मस्थीय का संबंध दीवानी न्यायालय से है। कंटक शोधन का संबंध फौजदारी न्यायालय से है। प्रदेष्टा का संबंध फौजदारी न्यायाधीश से है और व्यवहारिक का संबंध दीवानी न्यायाधीश से है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्न को नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करेंगे। धर्मस्थई का संबंध दीवानी न्यायालय से है। कंटक शोधन का संबंध फौजदारी न्यायालय से है। प्रदेष्टा का संबंध फौजदारी न्यायाधीश से है और व्यवहारिक का संबंध दीवानी न्यायाधीश से है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए हैं? पाटलिपुत्र। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए हैं? पाटलिपुत्र। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए सूची 1 में मौर्यकालीन अधिकारी और सूची 2 में वर्तमान नाम दिए गए हैं। इसका हम लोग मिलान कर लेते हैं। एग्रोनोमोई जिले के अधिकारी, शुल्काध्यक्ष, व्यवसाय एवं व्यापारक अधिकारी, शीताध्यक्ष, कृषि भूमि का अध्यक्ष और अकड़ाध्यक्ष, खानों के अध्यक्ष। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में मौर्यकालीन अधिकारी के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में उनका वर्तमान नाम दिया गया है। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। एग्रोनोमोई जिले का अधिकारी, शुल्काध्यक्ष, व्यवसाय एवं व्यापारक अधिकारी, शीताध्यक्ष, कृषि भूमि का अध्यक्ष और अकड़ा अध्यक्ष, खानों का अध्यक्ष। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चाणक्य बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? विष्णुगुप्त। चाणक्य बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? विष्णुगुप्त। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? राजकीय भूमि से प्राप्त आय। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? राजकीय भूमि से प्राप्त आय। बराबरी पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन एक सही नहीं है? ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं। यह सही नहीं है। बराबरी पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं। निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी मापतौल का अध्यक्ष था? पौतवाध्यक्ष। निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी मापतौल का अध्यक्ष था? पौतवा अध्यक्ष। निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दस्ता नहीं थी? मेगास्थनीज की इंडिका में। निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी? मेगास्थनीज की इंडिका में। फिरोज शाह तुगलक द्वारा अशोक के निम्नलिखित स्तंभ में से किसको उसके मूल स्थान से हटाकर दिल्ली मंगवाया था?
ए और बी दोनों यानी मेरठ स्तंभ अभिलेख को और टोपड़ा स्तंभ अभिलेख इन दोनों को फिरोज शाह तुगलक द्वारा अशोक के निम्नलिखित स्तंभ में से किसको उसके मूल स्थान से हटाकर दिल्ली मंगवाया था? एक और बी दोनों यानी मेरठ स्तंभ अभिलेख और टोपड़ा स्तंभ अभिलेख दोनों को। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है 13वें शिलालेख द्वारा। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है 13वें शिलालेख द्वारा। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। मौर्य काल में प्रचलित संस्था एवं संचार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? गुप्तचर व्यवस्था से। मौर्य काल में प्रचलित संस्था एवं संचार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? गुप्तचर व्यवस्था से। चलिए अब हम लोग देख लेंगे अशोक की उपाधियां, उपाधि और स्रोत। एक एक करके इनको देखेंगे। अशोक को मास्की लघु शिलालेख। अशोक को अशोक नाम की उपाधि मिली थी मास्की लघु शिलालेख। अशोक को देव नाम प्रिय अशोक राजा की उपाधि मिली थी गुर्जर लघु शिलालेख में। अशोक को देव नाम प्रिय अशोक राजा की उपाधि मिली थी गुर्जर लघु शिलालेख से। अशोक को अशोक मौर्य की उपाधि मिली थी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में। अशोक को अशोक मौर्य की उपाधि मिली थी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में। अशोक को प्रियदर्शी राजा की उपाधि मिली थी बराबर गुहा लेख में। अशोक को प्रियदर्शी राजा की उपाधि मिली थी बराबर गुहा लेख में। अशोक को प्रियदर्शी राजा मगध की उपाधि मिली थी भाबरू या बैराट लघु शिलालेख में। अशोक को प्रियदर्शी राजा मगध की उपाधि मिली थी भाबरू या बैराट लघु शिलालेख में। अशोक को प्रियदर्शी राजा की उपाधि मिली थी कंधार वृहद शिलालेख दीपवंश और महावंश में। अशोक को प्रियदर्शी राजा की उपाधि मिली थी कंधार वृहद शिलालेख दीपवंश और महावंश में। अशोक को अशोक वर्धन की उपाधि मिली थी पुराण में। अशोक को अशोक वर्धन की उपाधि मिली थी पुराण में। अशोक को राजा अशोक की उपाधि मिली थी निट्टूर लघु शिलालेख में। अशोक को राजा अशोक की उपाधि मिली थी निट्टूर लघु शिलालेख में। अशोक को राजा अशोक देव नाम प्रिय की उपाधि मिली थी उद्गोलम लघु शिलालेख में। अशोक को राजा अशोक देव नाम प्रिय की उपाधि मिली थी उद्गोलम लघु शिलालेख में। नोट देख लीजिएगा ध्यान से। शिलालेख पहाड़ों को काटकर शिलाखंडों को समतल कर उस पर उत्कीर्ण किए जाते हैं। शिलालेख पहाड़ों को काटकर शिलाखंडों को समतल कर उस पर उत्कीर्ण किए जाते हैं। चैप्टर 9 मौर्योत्तर काल यानी पोस्ट मौर्य पीरियड। प्रथम ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया निम्न में से कौन था? डेरियस प्रथम। प्रथम ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया निम्न में से कौन था? डेरियस प्रथम। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ? 78 ईस्वी में। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ? 78 ईस्वी में। निम्नलिखित में से अशोक द्वितीय किसे कहा जाता है? कनिष्क को। निम्नलिखित में से अशोक द्वितीय किसे कहा जाता है? कनिष्क को। निम्नलिखित में से किस चीनी सेनापति ने कनिष्क को पराजित किया था? पान चाउ ने। निम्नलिखित में से किस चीनी सेनापति ने कनिष्क को पराजित किया था? पान चाउ ने। भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया था? कनिष्क ने। भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया था? कनिष्क ने। कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। मिलिंद पनोह क्या है? बौद्ध ग्रंथ। मिलिंद पनोह क्या है? बौद्ध ग्रंथ। कौन सी कला शैली भारतीय और यूनानी यानी ग्रीक कला शैली का सम्मिश्रण है? गांधार। कौन सी कला शैली भारतीय और यूनानी यानी ग्रीक कला शैली का सम्मिश्रण है? गांधार। काव्य शैली का प्राचीनतम साक्ष्य किसके अभिलेख में मिलता है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में। काव्य शैली का प्राचीनतम साक्ष्य किसके अभिलेख में मिलता है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में। किस वंश के शासक ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने की प्रथा आरंभ की थी? शातवाहन वंश ने। किस वंश के शासक ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने की प्रथा आरंभ की थी? शातवाहन वंश ने। शक संवत किसने और कब प्रारंभ किया था? कनिष्क ने 78 ईस्वी में। शक संवत किसने और कब प्रारंभ किया था? कनिष्क ने 78 ईस्वी में। निम्न में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी था? प्रतिष्ठान। निम्न में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी था? प्रतिष्ठान। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए मिलान कर लेंगे हम लोग। सूची 1 में कला शैली शिलालेख और पुस्तक के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में उनसे संबंधित व्यक्ति के नाम दिए गए हैं। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। गंधार कला कुषाण से संबंधित है। जूनागढ़ शिलालेख रुद्रदामन प्रथम से संबंधित है। मिलिंद पनोह मिनांडर से संबंधित है और तक्षशिला लेख अतिक से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में कला शैली, शिलालेख और पुस्तक दिए गए हैं और सूची 2 में उनसे संबंधित व्यक्ति दिए गए हैं। गंधार कला का संबंध कुषाण से है, जूनागढ़ शिलालेख का संबंध रुद्रदामन प्रथम से है, मिलिंद पन्हों का संबंध मीनांडर से है और तक्षशिला लेख का संबंध पथिक से है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से चरक किसके राज चिकित्सक थे? कनिष्क के। निम्नलिखित में से चरक किसके राज चिकित्सक थे? कनिष्क के। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? रुद्रदामन प्रथम ने। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? रुद्रदामन प्रथम ने। किस कला को ग्रीक बौद्ध शैली के नाम से जाना जाता है? गंधार कला को। किस कला को ग्रीक बौद्ध शैली के नाम से जाना जाता है? गंधार कला को। निम्नलिखित साहित्यिक कृतियों का उनके लेखकों के साथ मिलान कीजिए। सूची 1 जिसमें साहित्यिक कृति दिए गए हैं और सूची 2 में उनके लेखक के नाम दिए गए हैं। इसका मिलान कर लेंगे हम लोग। कवि राजमार्ग के लेखक अमोघ वर्ष है, आदि पुराण के लेखक जीनसेन है, गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य है और अमोघ वृत्ति के लेखक शतटायन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित साहित्यिक कृतियों का उनके लेखकों के साथ मिलान कीजिए। सूची 1 जिसमें साहित्यिक कृति दिए गए हैं और सूची 2 उसमें उनके लेखक के नाम दिए गए हैं। इनका मिलान कर लेंगे एक बार फिर से। कवि राजमार्ग के लेखक अमोघ वर्ष है, आदि पुराण के लेखक जीनसेन है, गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य है और अमोघ वृत्ति के लेखक शतटायन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस शासक ने सिक्कों पर बुद्ध प्रतिमा व यूनानी लिपि में वोडो बुद्ध अंकन किया था? कनिष्क। निम्नलिखित में से किस शासक ने सिक्कों पर बुद्ध प्रतिमा व यूनानी लिपि में वोडो बुद्ध अंकन किया था? कनिष्क। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था? कुषाणों ने। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था कुषाणों ने। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? 81 ईस्वी। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? 81 ईस्वी। निम्नलिखित में से विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? तक्षशिला। निम्नलिखित में से विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? तक्षशिला। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 57 ईसा पूर्व से। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 57 ईसा पूर्व से। निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? गौतमीपुत्र सातकर्णी के लिए। निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? गौतमीपुत्र सातकर्णी के लिए। निम्नलिखित में से किस शासन को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? विम कटफिसस को। निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? विम कटफिसस को। सातवाहन वंश का महानतम शासक किसे माना जाता है? गौतमीपुत्र सातकर्णी को। सातवाहन वंश का महानतम शासक किसे माना जाता है? गौतमीपुत्र सातकर्णी को। निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार में संबद्ध नहीं था? पतंजलि नहीं था, अश्वघोष था, चरक था और नागार्जुन था। निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार में संबद्ध नहीं था? पतंजलि नहीं था, अश्वघोष था, चरक था और नागार्जुन था। शुंग वंश के पश्चात किस वंश ने भारत पर राज किया? कण्व। शुंग वंश के पश्चात किस वंश ने भारत पर राज किया? कण्व वंश ने। शिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? सातवाहन। शिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? सातवाहन। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? यूनानी, शक और कुषाण। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? यूनानी, फिर शक और फिर कुषाण। सातवाहनों की प्रारंभिक राजधानी अवस्थित थी अमरावती में। सातवाहनों की प्रारंभिक राजधानी अवस्थित थी अमरावती में। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? इक्ष्वाकु को। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? इक्ष्वाकु को। चलिए अब देखेंगे चैप्टर 10 गुप्त काल, गुप्त पीरियड। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। शक विजेता किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। शक विजेता किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को।
निम्नलिखित में से इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से। निम्नलिखित में से इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से। गुप्त वंश के किस शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। गुप्त वंश के किस शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किस शासक के सिक्के संगीत के प्रति प्रेम दर्शाते हैं? समुद्रगुप्त। किस शासक के सिक्के संगीत के प्रति प्रेम दर्शाते हैं? समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को किस नाम से जाना जाता है? रुपयक। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को किस नाम से जाना जाता है? रुपयक। कालिदास किस राजा के दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। कालिदास किस राजा के दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। किस विदेशी राजा ने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए? वह था मेघवर्मन। किस विदेशी राजा ने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए? वह था मेघवर्मन। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से कौन सा फलित ज्योतिष से संबंधित था? छपनक। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से कौन सा फलित ज्योतिष से संबंधित था? छपनक। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा क्या थी? संस्कृत। गुप्त शासकों की सरकारी यानी दरबारी भाषा क्या थी? संस्कृत। शतरंज खेल का आविष्कार किस देश में हुआ था? भारत में। शतरंज खेल का आविष्कार किस देश में हुआ था? भारत में। किस अभिलेख से सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है? एरन से। किस अभिलेख से सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है? एरन से। महरौली में जंग रहित लौ स्तंभ किसने स्थापित किया? गुप्त ने। महरौली में जंग रहित लौ स्तंभ किसने स्थापित किया? गुप्त ने। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए हम लोग सूची 1 जिसमें प्रसिद्ध लेख दिए गए हैं और सूची 2 में उनसे संबंधित शासक दिए गए हैं, इनका मिलान कर लेंगे। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का संबंध समुद्रगुप्त से है। विल्सड स्तंभ लेख का संबंध कुमारगुप्त से है। भीतरी स्तंभ लेख का संबंध स्कंदगुप्त से है और मंदसौर लेख का संबंध बंधुवर्मन से है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 जिसमें प्रसिद्ध लेखक के नाम दिए गए हैं और सूची प्रसिद्ध लेख के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में उनसे संबंधित शासक के नाम दिए गए हैं। इसका मिलान कर लेंगे। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। विल्सड स्तंभ लेख कुमारगुप्त से संबंधित है। भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त से संबंधित है और मंदसौर लेख बंधुवर्मन से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हरिसेन किस शासक के दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त। हरिसेन किस शासक के दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? हुनों द्वारा। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? हुनों द्वारा। किस गुप्त राजा को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता था? समुद्रगुप्त को। किस गुप्त राजा को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता था? समुद्रगुप्त को। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? विष्णु शर्मा ने। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? विष्णु शर्मा ने। प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के। प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? गुप्त। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? गुप्त। निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था? प्रवरसेन प्रथम ने। निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था? प्रवरसेन प्रथम ने। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? चंद्रगुप्त द्वितीय का। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? चंद्रगुप्त द्वितीय का। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की वह कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की वह कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है?
कला एवं साहित्य के क्षेत्र के अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? कला एवं साहित्य के क्षेत्र के अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था स्कंदगुप्त के शासनकाल में। हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था स्कंदगुप्त के शासनकाल में। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कारण नहीं था? अरब आक्रमण नहीं है कारण। हुनो आक्रमण है, प्रशासन का सामंतीय ढांचा है, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना है। गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कारण नहीं है? अरब आक्रमण गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण नहीं है। इसके अलावा हुनो आक्रमण है, प्रशासन का सामंतीय ढांचा है, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना है। गुप्त काल में रेशम बुनकरों की श्रेणी ने 437 से 38 ईस्वी में एक भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। इसका उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? मंदसौर अभिलेख में। गुप्त काल में रेशम बुनकरों की श्रेणी ने 437 से 38 ईस्वी में एक भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। इसका उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? मंदसौर अभिलेख में। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शक्रोपम कहा गया? कहोम स्तंभ लेख में। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शक्रोपम कहा गया? कहोम स्तंभ लेख में। दीवानी एवं फौजदारी से संबंधित ग्रंथ की रचना सर्वप्रथम किस काल में हुई थी? गुप्त काल में। दीवानी एवं फौजदारी से संबंधित ग्रंथ की रचना सर्वप्रथम किस काल में हुई थी? गुप्त काल में। प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? चलिए एक एक करके सारे कथनों को पढ़ेंगे और देखते हैं इसमें से कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन है, प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शैल्य औजारों का उपयोग आम था। यह कथन सही है। दूसरा कथन है, तीसरी शती ईस्वी में आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। यह कथन गलत है। तीसरा कथन है, पांचवी शती ईस्वी में कोण के जया का सिद्धांत ज्ञात था। यह कथन सही है। चौथा कथन है, सातवीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। यह कथन भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी केवल 1, 3 और 4 कथन सही है। कथन 2 गलत है। प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक बार फिर से देखेंगे चारों कथनों को और उसमें से कौन से कथन सही है और कौन से गलत है उसको देखेंगे। पहला कथन है, प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शैल्य औजारों का उपयोग आम था। यह कथन सही है। दूसरा कथन है, तीसरी शती ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। यह कथन गलत है। तीसरा कथन है, पांचवी शती ईस्वी में कोण के जया का सिद्धांत ज्ञात था। यह कथन सही है। चौथा कथन है, सातवीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। यह कथन भी सही है, यानी कथन 1, कथन 3 और कथन 4 सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए पहले देख लेंगे हम लोग। सूची 1 में प्रशासकीय विभाजन दिया गया है और सूची 2 में प्रशासक दिए गए हैं। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। भुक्ति प्रांत का संबंध उपरीक से है, विषय जिला का संबंध विषयपति से है, नगर का संबंध पूर्वपाल से है और ग्राम का संबंध ग्रामिक से है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक बार फिर से हम लोग मिलान कर लेंगे। सूची 1 जिसमें प्रशासकीय विभाजन दिए गए हैं और सूची 2 में प्रशासक दिए गए हैं। इसका मिलान कर लेंगे। भुक्ति प्रांत का संबंध उपरीक से है, विषय जिला का संबंध विषयपति से है, नगर का संबंध पूर्वपाल से है और ग्राम का संबंध ग्रामिक से है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? सुश्रुत। निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? सुश्रुत। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं है? चार्वाक। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं है? चार्वाक चिकित्सक नहीं है, सुश्रुत है, चरक है और धन्वंतरी है। दिल्ली के मेहरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? चंद्र। दिल्ली के महरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में
स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? चंद्र। निम्नलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? दिनार। निम्नलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? दिनार। गुप्त काल में निर्मित भगवान बुद्ध की कांस्य प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है? सुल्तानगंज से। गुप्त काल में निर्मित भगवान बुद्ध की कांस्य प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है? सुल्तानगंज से। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? ताम्रलिपि से। गुप्त काल में उत्तर भारत व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? ताम्रलिपि से। सर्वप्रथम किस गुप्त सम्राट के समय के अभिलेख उत्तरी बंगाल से मिले थे? कुमार गुप्त प्रथम के। सर्वप्रथम किस गुप्त सम्राट के समय के अभिलेख उत्तरी बंगाल से मिले थे? कुमार गुप्त प्रथम के। चलिए अब हम लोग देखेंगे गुप्त शासकों की प्रमुख उपाधियां। शासक और उनकी उपाधियां। श्रीगुप्त को आदिराज और महाराज की उपाधि मिली थी। श्रीगुप्त को आदिराज और महाराज की उपाधि मिली थी। घटोत्कच को महाराज की उपाधि मिली थी। घटोत्कच को महाराज की उपाधि मिली थी। चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजाधिराज की उपाधि मिली थी। चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजाधिराज की उपाधि मिली थी। समुद्रगुप्त को पराक्रमांक की उपाधि मिली थी। समुद्रगुप्त को पराक्रमांक की उपाधि मिली थी। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य और विक्रमांक की उपाधि मिली थी। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य और विक्रमांक की उपाधि मिली थी। कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य की उपाधि मिली थी। कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य की उपाधि मिली थी। स्कंदगुप्त को सक्रादित्य, सक्रोपम और कर्मादित्य की उपाधि मिली थी। स्कंदगुप्त को सक्रादित्य,